बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड कम्युनिकेशन स्किल्स की सीरीज़ का लास्ट पार्ट है ये। इसमें टू कंक्लूड द थिंग्स जनरल मैं आपसे शेयर करूँगा कि हमें किन किन एरियाज़ पे किस किस अंदाज से फोकस करना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करते हुए बच्चे के साथ सेशन के अंदर। एक्कोलेलिया के हवाले से किसी ने पूछा था कि उसको किस तरह से ख़त्म किया जाए। एक्कोलेलिया क्या होता है वो हमने डिस्कस किया है उस डिटेल में। एक्कोलेलिया में बच्चा जो है वो स्पीच का जो उसने सुना होता है लास्ट पार्ट को रिपीट करता है। अब इसमें हम उसको क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन जो कॉन्सेप्ट है वो हम उसको डेवलप करते हैं बाय गिविंग बोथ क्वेश्चन एंड आंसर बोथ। क्योंकि बच्चा क्या करता है, मैं उससे पूछता हूँ आपका नाम क्या है, वो बजाय मुझे अपना नाम बताने के वो एको कर देगा आपका नाम क्या है। मैं उसको पूछूंगा कि ये क्या चीज़ है, तो बजाय बताने के कि ये एक बॉल है वो बताएगा कि ये क्या चीज़ है। तो इस हवाले से उसको हम क्वेश्चन एंड आंसर दोनों इकट्ठे देते हैं। इट वर्क्स अलॉट। आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला। डिले थोड़े कम से कम डिले के साथ। अब वो आपका नाम क्या है के बाद जो लास्ट में उसने जो पार्ट सुना है वो उसको एको करेगा। अब वो उसको अब्दुल्ला, एक वक्त आता है इस तरह से जब वो डेवलप कर जाता है कुछ अटैम्प्ट्स के अंदर, ट्रायल्स के अंदर, फिर उसको आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला। डिले थोड़ा सा और दे दिया। इस तरह से ग्रेजुअली करते करते डिले रीज़नेबली जब बढ़ जाता है 5-7 सेकंड्स तक आप कह लें, और उस वक्त फिर जो है उसको वो रिप्लाई देना ख़ुद शुरू कर देता है। उसके रिप्लाई देने की वजह रेपिटेटिवनेस भी होती है, और बेहतर केसेस जो हाई फंक्शनिंग थोड़े से होते हैं उसमें वो कॉन्सेप्ट का बिल्ट होना भी हो सकता है। रेपिटेटिवनेस इस वजह से होती है कि उसमें वो आदी हो गया था आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला की आवाज़ सुनने के लिए। अब वो आपका नाम तक तो वो सुनता है, अब वो अब्दुल्ला वाली आवाज़ जब उसको नहीं आती है तो उसकी सेंस ऑफ हेयरिंग की नीड मीट करने के लिए वो उसको खुद अटर करना शुरू कर देता है। एको में तो ऑलरेडी वो कर रहा था तो वो उसके लिए वो उस जैसा ही लगता है उसको जैसा वो पहले सुनता था। तो दिस इनकरेजेस एंड एनहांसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर एज वेल। और एक्कोलेलिया को भी वो आहिस्ता आहिस्ता इस कॉन्सेप्ट को बिल्ड जब हो जाता है तो मुख्तलिफ ट्रायल्स में मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स में हम उसको जनरलाइज करते हैं चीज़ को, तो फिर वो उसका वो पार्ट ख़त्म होता है। अगर हम उसको ये मैंने कई पेरेंट्स को कई लोगों को देखा है कि वो उसको कहते हैं कि आपने ऐसे नहीं बोलना, आपका नाम क्या है, आपने ये नहीं बोलना, आपका नाम क्या है। बच्चा उसी को एको कर देता है, आपने ये नहीं बोलना, आपका नाम अब्दुल। मकसद कहने का ये कि ये एक टिपिकल एक नॉर्मल तरीका है उसको बच्चे को समझाने का, और ये जो क्वेश्चन एंड आंसर के दरमियान में जो गैप कम से कम रखते हुए बढ़ाने वाला जो प्रोसीजर है, ये एक अनकन्वेंशनल मेथड आप कह लें कि है एक्कोलेलिया को एड्रेस करने का। तो इससे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अदरवाइज़ बच्चे उस फ्रेज़ को उस चीज़ को करने लग जाता है, एको करने लग जाता है, या वर्बल रेपिटेशन में चला जाता है। वर्बल रेपिटेशन या बच्चे का वोकल साउंड्स प्रोड्यूस करना बहुत हेल्पफुल होता है। उसको आप एक बच्चा साउंड्स क्रिएट कर रहा है, आप उन्हीं साउंड्स को वर्बल रेपिटेशन में इमिटेशन में ले आते हैं, और ग्रेजुअली उस इमिटेशन से आप उस साउंड से आप वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड से फ्रेज लाइक दिस इट गोज़ ऑन। तो ये जो बच्चा इस लेवल पे होता है जो कोई आवाज़ निकालता है, आई सेड एनी साउंड, मीनिंगफुल मीनिंगलेस, जैसे अभी साउंड को निकालता है, या रैंडम बोलता है, कभी बोलता है, वेरी रेयर बोलता है, आवाज़ निकालता है वर्ड में, साउंड में, व्हाट्सएवर इट इज़, उसके चांसेस वर्बल लैंग्वेज के डेवलप करने के निस्बतन ज़्यादा होते हैं एक म्यूट बच्चे से। म्यूट बच्चे का उस कैटेगरी में फॉल होना भी लाइकली है कि शायद वो उन 25-30% बच्चों में फॉल करता है, बट नॉट कंपल्सरीली, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो सकता है वो म्यूट से कन्वर्ट होकर उसमें भी साउंड आ जाए। बहुत वेरिएशंस हैं। एक 9 साल का बच्चा टोटल म्यूट जो है वो भी विद इन 17 डेज़ वर्बल कम्युनिकेशन में आ गया, और सेंटेंस लेवल पे डायरेक्ट। तो it's very complicated and complex to give something about the pattern, but
इसकी वेरिएशंस कहाँ तक जा सकती हैं उसका जानना ज़रूरी है आपको। स्पीच थेरेपी करते हुए हमें जिन चीज़ों के बुनियादी चीज़ों की का ख्याल रखना चाहिए या बुनियादी चीज़ों को जहन में रखना चाहिए वो हमने डिटेल से डिस्कस की है पिछले क्लिप के अंदर भी, प्री वर्बल स्किल्स के तौर पे। उससे पहले बेसिक लर्निंग स्किल्स के हवाले से भी हमने बात की है, वो आप पिछले क्लिप्स के अंदर उसको डिटेल से देख सकते हैं। प्रैक्टिकल सेशन के अंदर एक माइल्ड लेवल का जो बच्चा होता है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे फॉल कर रहा है, उसके लिए बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं होते, हर्डल्स नहीं होते, क्योंकि उसकी लैंग्वेज बेहतर होती है, काफ़ी चीज़ें बोल रहा होता है, सकता है, सेंटेंस लेवल पे भी, फ्रेज लेवल पे भी वो कर रहा होता है। उसमें प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस के आ रहे होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ होना, प्रोनाउंस का यूज़ होना, प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल होना, एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल होना, एक ही तरह का पैटर्न होना कम्युनिकेशन का, स्पीच का, ये इश्यूज़ उसमें ज़्यादा आ रहे होते हैं। एट द सेम टाइम उसमें आर्टिकुलेशन एरर्स भी आ रहे होते हैं, किसी साउंड को ओमिट कर रहा है, किसी को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, एक साउंड के बजाय दूसरा साउंड इस्तेमाल कर रहा है, तो इस तरह के पैटर्न भी हमें मिलते हैं। उसमें आर्टिकुलेशन जहाँ पे उसकी अफेक्टेड होती है, एरर्स उसमें हमें मिलते हैं। इन चीज़ों को माइल्ड केसेस के अंदर एक ट्रेडिशनल वे में एड्रेस किया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो है होगी, माइल्ड केस हो, सीवियर हो, मॉडरेट, जो भी केस हो, इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो मैंने पहले भी हाईलाइट की है पिछले क्लिप्स में भी, उसकी अटेंशन, उसकी रेपिटेटिवनेस, उसके बिहेवियरल इश्यूज़, उसकी सोशलाइजेशन, उसके लिए उस चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाना, उसके लिए विजुअल क्यूज़ को शामिल करना, उसको इन्वॉल्व करना, उसको इमेजिनेशन में ना जाने देना, ये बुनियादी चीज़ें जो माइल्ड केस हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो, बहुत सीवियर हो, जो भी हो, नॉन वर्बल हो, उन सब के साथ फोकस करने ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इनको टारगेट किया अपने सेशन के अंदर, फिर आप उसको लैंग्वेज स्किल्स तक लाना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, और वो टाइम वेरी करेगा, माइल्ड जल्दी कर लेगा, मॉडरेट उससे काम, सीवियर, लाइक दैट। फ्रीक्वेंसी उसकी 24 आवर्स में जितनी ज़्यादा होती है उतना उस काम की फ्रीक्वेंसी की, उस तरह की अटैम्प्ट्स की फ्रीक्वेंसी मैं कहना चाह रहा हूँ, उतना वो अच्छा लर्न करता है, ज़्यादा उसमें करता है इन्वॉल्व। विलिंगली उससे काम लेना इज़ वेरी हेल्पफुल। उसको अगर आप फोर्स कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं एक काम के लिए, फिर शायद उसमें इतना अच्छा रिज़ल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये बुनियादी चीज़ें जो होती हैं, इनको जहन में रखते हुए माइल्ड केसेस के साथ हम उसकी लैंग्वेज पे काम करते हैं। स्पीच उसकी माइल्ड केसेस की मोस्टली होती है, वेरी रेयर, और उतनी अच्छी डेवलप ना हुई हो, और प्रॉब्लम्स उसमें ये जो आते हैं प्रोनाउंस के, प्रेपोजिशंस के, हेल्पिंग वर्ब्स के, जेंडर्स के, उनको हम एड्रेस करते हैं, और उसको प्रॉम्प्टिंग एंड फेडिंग के ज़रिए, वर्बल रेपिटेशन के ज़रिए, हम उसको वर्बल इमिटेशन के ज़रिए हम उसको इम्प्रूव करा सकते हैं, जनरलाइज करते हैं, उसको डिफरेंट वोकेबलरी को इन्हेंस करते हैं, उसको एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं, उससे वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ चल जाता है। आर्टिकुलेशन एरर्स के हवाले से उसमें एक ट्रेडिशनल आर्टिकुलेशन थेरेपी जो है वो भी काम कर सकती है। उसमें वही प्रोसीजर्स आप अडॉप्ट करते हुए उसको कर सकते हैं, लेकिन बेसिक फीचर्स रेपिटेटिवनेस और ये वाले जो है आपके जहन में होने ज़रूरी हैं वाइल वर्किंग विद द चाइल्ड। मॉडरेट टू सीवियर केसेस जो आ जाते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से, जो लैक करते हैं, उनके लिए एफ़र्ट और वो चीज़ें थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा दरकार होती हैं। उसकी बिहेवियर मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, उसके सेंसरी इश्यूज़ का एड्रेस होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, उसकी अटेंशन एस्टैब्लिश करना और उसको मेंटेन करना एक बहुत बड़ा गोल होना चाहिए। उसको सोशलाइज कराना, उसको इंटरेक्ट कराना विद द थिंग्स इन विच ही इज़, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट आ जाता है। उसको हम स्पेसिफ़िकली जो है उस अंदाज से नहीं कर सकते हैं कि हम एक रवायती जो उसकी पैटर्न होता है स्पीच थेरेपी का, उसको नहीं अडॉप्ट कर सकते हम उसमें। वो अगर हम टारगेट उसी को रखें और अगर इन चीज़ों को, एरियाज़ को हम एड्रेस ना करें, तो फिर उस सूरत में वो स्पीच का पैटर्न उसका उतना अच्छा लाइकली डेवलप होना जो है लाइकली नहीं होता है।
और एक लंबा पीरियड उसमें गुजर जाता है, और पेरेंट्स के लिए डिसअपॉइंटमेंट, प्रोफेशनल्स के लिए, बच्चे के लिए इट्सेल्फ भी वो उसमें सेटल नहीं हो पाता है, उसमें कंफर्टेबल नहीं होता है उस फेज़ के अंदर, उस पैटर्न के अंदर, उस एनवायरनमेंट के अंदर, सेशन के अंदर। अल्टीमेटली उसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि वो बच्चा उसमें कुछ सीख नहीं पाता है। जो उससे सुयर केसेस, मोस्ट केसेस आते हैं, उसमें अगेन बिहेवियर मॉडिफिकेशन उसकी और इम्पोर्टेंस की तरफ चली जाती है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, फॉर द रीज़न के बिहेवियर उसके अगर एक्सेप्टेबल डिज़ायरेबल बिहेवियर्स नहीं होंगे तो उस वक्त तक फिर उसका जो है किसी भी चीज़ की लर्निंग के लिए उस तरफ आना उसका जो है बहुत लाइकली नहीं है। पहले उसके बिहेवियर्स को हमें उस सूद करना है, कंफर्ट में लाना है, और साथ साथ उसको नॉन वर्बल से वर्बल की तरफ हमें उसको डिफरेंट टूल्स यही जो हमारे होते हैं प्रॉम्प्टिंग के, वर्ब इमिटेशन के, और प्रॉम्प्ट के बाद फेड आउट करने के, उन चीज़ों को हमें उसमें करना चाहिए। वर्बल इंस्ट्रक्शन के साथ विजुअल हेल्प मिलना बहुत हेल्पफुल होता है, बिकॉज दे आर विजुअल लर्नर्स। इनकी मेमोरी और इनका ये एक जो स्किल होती है कि एक चीज़ को ये इमेज की तरह कैप्चर करके सेव कर लेते हैं, या जो चीज़ दिखती है उसको व्यू में आती है उसको प्रोसेस करना इनका आसान होता है। सुयर केसेस के अंदर प्रोसेसिंग इश्यूज़ बहुत सुयर मिलते हैं हमें, जहाँ पे कि वो बात इनपुट जा रही है, वही जो हमने स्टार्ट में बात की थी, प्रोसेस एक चीज़ का हमारे उसका लर्निंग का क्या होता है कि सेंसरी जो इनपुट होती है वो उसको मिलती है थ्रू एनी सेंस, विजुअल से, वर्बल से, ऑडिटरी से, टच से, टैक्टाइल से, वो उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो उसके ब्रेन में जाती है, प्रोसेस होती है, उसके अगेंस्ट वो एक इंटीग्रेशन होती है जिसमें कि वो अपनी रिलेटेड चीज़ों के साथ उसका एक रिलेशन डेवलप होता है, और फिर आउटपुट के तौर पे वो उसको एक्सप्रेस कर सकता है वर्बली और इन एक्शंस व्हाट्सएवर द और इन राइटिंग व्हाट्सएवर द मेथड ऑफ आउटपुट डिज़ायर्ड जो आपका है उसके ज़रिए। प्रोसेस ये होना होता है। ये बच्चे जब आप इसको इनपुट देते हैं, ये बॉल है, ये कैट है, ये आइज़ हैं, ये नोज़ हैं, उसको प्रोसेस नहीं कर पाते। इनपुट जाती है, दिखा भी दिया आपने बॉल है, टच भी करवा दिया बॉल है, फील भी करवा दिया आपने उसको पॉइंटिंग भी करवा दिया, आपने उसको बोल के भी सुना दिया बॉल है सामने रख के। अब वो जो प्रोसेस भी वहाँ पे ब्रेन में जाके होना था वो नहीं हो पाता है। पॉसिबल होता है, कर सकते हैं, होता इसलिए नहीं है क्योंकि ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने एक स्पेशल फेज़ इनका जो इमेजिनेशन का फेज़ है उसके अंदर रहते हैं। उस फेज़ में जब वो हैं तो वो मैं उसको सिर्फ यही समझता हूँ, ऐसे ही समझता हूँ जैसे एक शख्स कोई नशे में हो, नीम गनूदगी में हो, आधा सोया आधा जागा वाला फेज़ जो होता है उसमें हो, उसको समझ ही नहीं आ रही होती कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या चाह रहा हूँ, दूसरा क्या चाह रहा है। तो उस हवाले से दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उसको जो है उस फेज़ से पहले निकालें, अपने साथ इन्वॉल्व करें, अटेंटिव करें। अब आप उसको इंस्ट्रक्शंस दें, अब आप उसको वो चीज़ दिखाएं, अब आप उसको सेंसरी इनपुट जहाँ से भी आपने टूल्स आपने जो सेंसरी एरियाज़ उसके जो सिलेक्ट किए हुए थे काम को कराने के, टच करवा के, फील करवा के, उसको और सुनने को दे के, उसको देखने को दे के, वो सारे चीज़ों सेंसरी इनपुट जो आपने मेथड जो आपने यूज़ किए सिलेक्ट किए हुए थे, अब जब आप उनको यूटिलाइज़ करते हैं, वंस यू हैव एस्टैब्लिश द चाइल्ड्स अटेंशन, अब उसके लिए वो काम करना, लर्न करने वाला प्रोसेस जो है वो प्रोसेसिंग उसकी बेहतर होती है। और उस प्रोसेसिंग में भी अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो फिर उस सूरत में आप क्या करते हैं कि आप उसको फिज़िकल, वर्बल इस तरह का कोई प्रॉम्प्ट देते हैं, फिज़िकली उसको उस एक्शन को परफॉर्म करने में उसको हेल्प करते हैं। प्री वर्बल स्किल्स, प्री लर्निंग स्किल्स के ऊपर अलग से भी एक सीरीज़ मेरी पेंडिंग है, वो मैं इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो उसको मैं कवर करूँगा कि ये प्री वर्बल्स या प्री लर्निंग स्किल्स को डेवलप किस तरह किया जा सकता है। और क्योंकि इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है बच्चे की डेवलपमेंट के हवाले से, किसी भी स्किल के हवाले से, खा वो डेली लिविंग स्किल है या कोई सी भी स्किल है, उसके सब के लिए वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप दैट दिस सीरीज़
ऑटिज़म एंड कम्युनिकेशन स्किल्स वाली जो है, स्पीच थेरेपी से रिलेटेड जो है, इस सारी सीरीज़ में एक सीक्वेंस्ड वे में मैंने चीज़ों को कवर किया। एंड आई ट्रस्ट एंड प्रे कि आपको इस चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में और आपको अपने बच्चे के साथ इन्वॉल्व होने में, ख़ुद या उसके प्रोफेशनल्स जो उसके साथ काम कर रहे हैं उनको उस तरफ लाने के लिए एक टिप्स आपको मिले हैं, टेक्निक्स मिली हैं आपको, उसमें मेथोडोलॉजी मैंने समझाई है। और इसके साथ साथ आपको मैंने अपनी इन सारी चीज़ों को मैंने जो है सपोर्ट किया है अपने डेमोंस्ट्रेशंस के साथ, जिसमें माइल्ड केसेस भी हैं, मॉडरेट भी हैं, सीवियर भी हैं। वो डेमोंस्ट्रेशंस भी यूट्यूब स्टेप टू लर्न यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। ऑल्दो वो एक टीचिंग एनवायरनमेंट में हुए हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको उसमें जो है आइडिया हो जाता है कि आपका बच्चा उस तरह के मिलते जुलते कौन से काम कर रहा है और आपने उसको कैसे बेहतर करना है, क्या टेक्निक्स अप्लाई करनी है, उसका एक बेहतर आइडिया आपको उन डेमोंस्ट्रेशंस को देख के ज़रूर मिलता है। और जितना आप उसको अर्ली स्टार्ट करते हैं उतना वो उसमें रिस्पांस आपको अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह ताला। आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द किड्स एंड द पेरेंट्स। इंशाल्लाह ताला आपकी एफ़र्ट्स के साथ ये इनके जो हर्डल्स हैं डेवलपमेंट में ये ओवरकम हो जाएंगे। और आपसे बीइंग पेरेंट्स सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपने गोल्स बच्चे के लेवल के मुताबिक रखें। एक बच्चे का लेवल अगर एकेडमिकल स्किल्स को अचीव करने का अभी नहीं है तो अभी अगर आप उससे वो एक्सपेक्ट करेंगे या उस पर एफर्ट करेंगे तो उसके रिज़ल्ट्स आपको उतने अच्छे नहीं मिलेंगे, डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा होगी। उसकी उन चीज़ों पे फोकस आप ज़्यादा करें जो अभी ज़रूरी हैं। इस स्टेज पे उसके लेवल ऑफ फंक्शनिंग पे जो चीज़ें उसको लर्न करनी आसान हैं, जो उसको लर्न करनी चाहिए, नॉट क्रोनोलॉजिकल एज, मेंटल एज की हम बात कर रहे हैं, उसकी उस एज के मुताबिक जो चीज़ उसके लिए ज़्यादा बेहतर है लर्निंग के हवाले से या उसको आगे डेवलप करने के हवाले से, उनको टारगेट आप फोकस ज़्यादा करें। दूसरे गोल्स आपके टास्क जो हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशंस ज़रूर हो सकते हैं, उसकी एबिलिटी से रिलेटेड टास्क नहीं हो सकते बच्चे की। तो वो अगर आप उसको करेंगे तो वो बर्डनाइज होगा, उसकी डेवलपमेंट पे उसका नेचुरली बहुत नेगेटिव इफेक्ट होगा और वो उतना अच्छा नहीं सीख सकता उन चीज़ों को जो आप अभी उसको सिखाना चाह रहे हैं, जिससे कि पिछले स्टेप्स मैयस जो आपके लिए जो उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आसान है उसके लिए करने, वो उसको आप उसको करें। डोंट गेट ईगर, गो स्टेप बाय स्टेप। एक छोटी छोटी अचीवमेंट्स को आप इंजॉय करें और उसके मुताबिक अगले टास्क असाइन करें, अपने गोल्स रखें। इस तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता करते उस लेवल पे भी आ जाते हैं, वो स्टेज भी आ जाती है जो आज आपकी एक्सपेक्टेशन है लेकिन इन एज अप्रोप्रिएट या उसके लेवल के अप्रोप्रिएट नहीं है। वो हो सकता है आज से साल बाद अच्छी आ जाए, लेकिन अभी एक आपका उसको फोकस करने का मतलब ये है कि जो चीज़ें उसको इस स्टेज में सीखनी ज़्यादा ज़रूरी है, शायद उनको सीखने में भी उसको प्रॉब्लम आए क्योंकि उसका लेवल ऐसा है। उसके लिए प्रोसेसिंग एक बहुत बड़ा इशू है, उसके लिए डिस्ट्रैक्शंस, ये सेंसरी इश्यूज़ जो हैं ये बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं उसकी लर्निंग के अंदर। इनको अंडरस्टैंड करना और अकॉर्डिंगली इन्वॉल्व करना और उसको काम करना एज अ गोल बना के इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट टिल नेक्स्ट एनी ऑफ द सीरीज़। और आपसे सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप स्टेप टू लर्न कि पेरेंट्स की को ऑन बोर्ड लेने की जो कॉज पे हम काम कर रहे हैं, सोसाइटी को अवेयर करने के हवाले से, ऑटिज़म के हवाले से, उसमें आप कंट्रीब्यूट कीजिए। और आप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकती हैं? बाय शेयरिंग इट टू द मैक्सिमम पीपल यू नो अराउंड यू, जो किसी भी अंदाज में वन वे और दी अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें अफेक्टेड है। उनको आप इन चीज़ों को अगर आप समझते हैं कि ये आपके लिए हेल्पफुल हुई हैं तो इसको दूसरों तक भी ज़रूर पहुँचाइए। और स्टेप टू लर्न के यूट्यूब चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए सो दैट कि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। स्टे ब्लेस्ड, थैंक्स अ लॉट।